हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिएगा, आज डेली सीरीज को हम डिले किए हैं। कारण ये है कि आप लोगों को इससे पहले 24 मिनट के करंट अफेयर का क्या नाम है सीरीज मिला होगा। जो कल मैंने करवाया था वो 50 सवाल थे। 50 क्वेश्चन को मैंने 1 घंटे में करवाया। और जो आज उसके 100 सवाल करवाने थे, उसके 50 सवाल को मैं 24 मिनट में कराया। तो आप लोग जरूर वोट करिएगा कि आपको ये वाला स्क्रीन बेहतर है या वो स्क्रीन बेहतर है। आप धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। क्या भूल जा रहे हैं सर? फीडबैक देना भूल जा रहे हैं। डेली सीरीज का फीडबैक नहीं मेंशन कर। अच्छा ये बताइए, आपको बहुत अच्छा लगता है, जब तक आप यह नहीं बताएंगे तब तक कैसे समझ में आएगा यह सही है या यह सही है या यह गलत है? बेटा, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम कैसे मेंशन कर पाएंगे अपने आप को? आप बताइए। तो जरूर से जरूर फीडबैक जरूर दिया करिए, जिससे हमारे और आपके बीच में एक वर्चुअल न होकर एक ऑफलाइन का कनेक्टिविटी बना रहे। आप जब इस क्लास को लेते हो तो कभी जीवन में ये मत कहा करिए कि आप का नाम है ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। क्यों? क्योंकि हम आपसे 24 घंटे में लगभग 8-10 घंटा मिलते रहते हैं। तो हमारे सारा कुछ समझ में आता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए डेली सीरीज है। फीडबैक, लाइक, शेयर, कमेंट मत भूला करिए। प्लीज फीडबैक मेंशन किया करिए। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? तो सवाल के जवाब दीजिए। कौन सबसे ज्यादा परावर्तित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि सबसे ज्यादा परावर्तित करती है। कितना परसेंट करती है? यदि सवाल ये भी जानना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, 80 या 85% के नियर अबाउट यह सूर्य को परावर्तित कर देती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं सवाल इसमें है। राइबोफ्लेविन ये सवाल है आपका बायोलॉजी से। राइबोफ्लेविन आपका एक सीरीज चलने जा रहा है। देखिएगा, कई सीरीज चलाएंगे, बस आप लोग वह प्यार नहीं दे पा रहे हैं जो मैं इंतजार और भूखा हूं। आपके हिंदी के भी सीरीज चलने वाले हैं। हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द मुहावरा याद करा देंगे। एक सीरीज आप ही लोगों के रिकमेंडेशन में बायोलॉजी का मैं चलाने जा रहा हूं। बायोलॉजी का बेटा, बायोलॉजी भी आप लोगों ने कहा है तो बस 30 मिनट पढ़ाते रह रहे हैं। 30 मिनट में 8-10 वीडियो बनेगा, उसमें पूरा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस स्मार्ट स्क्रीन पे बहुत फास्ट पढ़ाया जा सकता है और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सवाल नंबर दूसरे का जवाब दीजिए। सवाल नंबर दूसरे का जवाब दीजिए। राइबोफ्लेविन क्या है बेटा? देखिएगा, बताइएगा क्या होता है इसको। इसके नाम से चेइलोसिस होता है बीमारी। चेइलोसिस बीमारी होती है। स्कर्वी बीमारी तो आप लोगों को पता है। बेरी बेरी पेलीग्राम बीमारी आपको भी पता है इसके बारे। ये राइबोफ्लेविन क्या है सर? इसी का नाम है B2 बेटा। B2 विटामिन के नाम से होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, मच्छर वाहित का नाम ले रहा है तो डेंगू तो आप लोगों को पता है, मच्छर से बचना है। और मलेरिया बचना है। फाइलेरिया तो बचना है। इस देखिएगा, मलेरिया मच्छर के नाम के बारे में पता है आपको। डेंगू मच्छर की इसकी एक खासियत कि ये क्या नाम है, 1 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता डेंगू वाला। लेकिन डेंगू काटने से मच्छर कमी क्या होती है? तो प्लेटलेट सबसे ज्यादा शरीर का डाउन हो जाता है। मलेरिया बार बार बुखार आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है देखिएगा। और फाइलेरियाज किसके द्वारा होती है? तो आप लोगों ने नाम पूछा पढ़ा होगा बेटा इससे पहले। एक बार और सवाल है, टीसी बेटा। टीसी मक्खियों के काटने से होता है। टीसी मक्खियों के काटने से होता है। यह बात आप लोग समझ पाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो समझ लीजिएगा। निद्रा रोग है बेटा, इसके बारे में इससे पहले मैंने 2 सवाल करवाए हैं। जाके आप आई बटन पे देखिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में निद्रा रोग के पूरे कंपोनेंट के बारे में हमने समझाया है बहुत बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए। अरे भाई क्या हो गया इसको? अच्छा ये देख रहा हूँ ना, ये एक चीज भी इधर उधर हुआ तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। बाटुलिज्म क्या है बेटा? बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलन, जल जनित संक्रमण, जल जनित विषैलिस। बताइएगा, 4 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी सवाल के जवाब देंगे। वैसे आप लोग सवाल लगा चुके होंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्या सही है? बी, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन हो जाता है बेटा, ठीक है ना। भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलेपन के द्वारा होता है। संक्रमित भोजन आप लोग समझ सकते हो, वही होगा ऑप्शन बटुलिज्म। ये पूरा अर्थ है इसका, यही है। बटुलिज्म हो गया तो समझ लीजिएगा बीमारी हो गया। इसी को कहा जाता है फूड पॉइजन हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सवाल आपको हम पढ़ाएंगे, परेशान मत रहिए।
प्रकाश के प्रसार का कारण क्या हो सकता है? प्रकाश के प्रसार का कारण क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। हैंडल कर पाए तो कर पाए, लेकिन आपको एक चीज होगा, यदि किसी पदार्थ और कण पे यदि प्रकाश पड़े तो वह प्रसार मतलब चमकने लगता है, दूर दूर फैलने लगता है, ऐसा भी आप कहना चाहिए। धूल का कण है बेटा, क्या है? धूल के कण के कारण ही तो आसमान नीला दिखता है, आप लोगों को नीला दिखता है। और यदि कोई लाइट ऐसे ऐसे प्रदर्शित किया जाए तो उस प्रकार से उस प्रकाश से उस प्रकाश में, उस प्रकार से उस प्रकाश में, उस प्रकाश से उस प्रकाश से उस प्रकाश से उस प्रकाश में, देखिए इधर एक कण लगा के रिफ्लेक्टेड करवाया जाता है कि नहीं? बात वही है, जब धूल के कणों को इकट्ठा जोड़ देंगे तो प्रकाश उसको रिफ्लेक्ट करके दूसरे जगह पे गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विटामिन सी नींबू तो बहुत अच्छा, खट्टा खाने का दिल कर रहा है। विटामिन डी काठ मछली का तेल का होता है, बहुत अच्छा। विटामिन 6 धान के चोकर में होता है, बहुत। देखिए चोकर से एक एक्चुअली आप लोगों को स्टोन होता है पेटों में, लेकिन चोकर B6, देखिए जितने भी बी ग्रुप के विटामिन हैं, जितने भी बी ग्रुप के विटामिन हैं, यह शरीर के मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए शरीर में मस्तिष्क की उपयोगिता क्यों बढ़ जाती है। तो आपको बता दूं ये हेडक्वार्टर है पूरे आपके बॉडी का, कमांड ऑफ कंट्रोल के संरचना को संचालित करने के लिए। इसलिए इसको जितना स्ट्रांग, जितना पेशेंशियल, जितना हार्ड वर्कर और जितने पॉजिटिव थॉट में रखेंगे, ये आपके बॉडी के साथ, आपके काम के साथ और आपके नकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ने में बहुत मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है मस्तिष्क का विकास करने में पूरी कायनात लगा दीजिए। शरीर को विकास में यदि नहीं लगाएंगे काम बन जाएगा। संतरा है, एक खट्टा पर आ जाएगा। संतरा के लिए पालक आता है बेटा, और भी अन्य प्रकार की विटामिन आएंगी, तो इसकी तो जरूरत आप लोगों को पड़ेगी नहीं। तो पालक आ जाएगा, गाजर आ जाएगा विटामिन ए के लिए। चलिए अब ये सवाल का जवाब दीजिएगा। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? रक्त में, अब ये पता तो चल गया ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कहाँ पे होती है? तो रक्त में होती है। क्यों होती है? तो अब आप सवाल का जवाब दीजिए धड़ाक से, जल्दी दीजिए बेटा। क्यों होती है? तो आप लोगों को पता है ना ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होती है। इससे बेटा आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम सबसे ज्यादा हो जाता है शरीर। यदि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया रक्त में, तो सबसे बड़ी बीमारी यह होती है आपके शरीर में ऑक्सीजन का फ्लोविंस कम हो जाता है। और आपको पता है जहां ऑक्सीजन कम है वहां फिर पूरी दुनिया चलना मुश्किल हो जाती है। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है शरीर में, तो कौन कौन सी बीमारी होगी? मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ज्यादा समय ना लेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? देखिए ये सवाल बहुत अच्छा से हैंडल करना, और आप लोगों को मैंने बताया भी बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है बेटा? तो आप बताइएगा। सूचक मतलब समझते हो ना, बताने वाला, मध्यम। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। क्या पता होगा? लाइकेन। लाइकेन का नाम सुने हैं कि नहीं? जहां छतों पे, जब छतों पे क्या जमने लगे? काई हुई, नलों पे काई जमने लगे, तो और कहीं पे भी काई जमने लगे, तो समझ लीजिएगा वहां पे थोड़ा सा क्या है, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये लाइकेन कवक शैवाल का सहजीविता है बेटा। जो लाइकेन है ये किसकी सहजीविता है? तो देख लीजिएगा, पूछ लेगा वो कभी, कवक और शैवाल बेटा, ये बात सहजीविता है। क्या है सर? इन दोनों का क्या होता है? ये सहजीविता होता है। क्या होता है बेटा? सहजीविता होता है। कौन होता है? सहजीविता होता है। सहजीविता का मतलब सहयोग करने वाला होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना लें। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। अब बताइएगा, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो क्यों नहीं है? तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट को तो आप लोगों को पता होगा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं क्या होता है, वसा क्या होता है, ये सब मैं आपको अगले हफ्ते तक एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि बायोलॉजी में जैसे आप लोगों के रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सवाल सही हो रहे हैं, जीएस में सबसे ज़्यादा सवाल सही हो रहे हैं, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ जीएस का एक अगला पड़ा होगा जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे, तो वह बायोलॉजी होगा। यह गारंटी लेके रखता हूँ, 100% गारंटी है मेरा। चलिए आगे बताइए। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का संरचना जानना चाहते हो तो इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है बेटा, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन पाया जाता है, सी। यही तीनों को जोड़ के आपके कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं, बस नाइट्रोजन नहीं होता है, इसी के कारण ये
रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे एक्चुअली टकराता तो नहीं है, लेकिन हम मापीय यंत्र से है। मापीय बेटा, मापीय यंत्र है बेटा, मापीय यंत्र है। और मापीय यंत्र का सवाल एक जरूर रहता है, लेकिन ऐसा डेप्थ में जाके पूछ दिया मापीय यंत्र का, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई होगी। देखिए बेटा, रिंगलमैन का स्केल का जो प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर में धुआं को नापने में होता है। यह नोट कर लीजिएगा, आजकल इसका प्रभार ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होते हैं? ध्यान रखिएगा, पूरे ब्रह्मांड में दो चीजों की बहुत ज्यादा उपयोगिता है ब्रह्मांड में। तो अब बताइएगा, वो ब्रह्मांड में उपयोगिता के बारे की चर्चा कर रहा है, तो कौन सा हो सकता है? बताइएगा, बताइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। तो आप लोगों को इसमें देख लेगा न्यूट्रिट कण दिख रहे होगा बेटा, न्यूट्रिनो कण दिख रहा होगा, न्यूट्रिनो कण दिख रहा है। कौन दिख रहा है? न्यूट्रिनो कण दिख रहा है। ये न्यूट्रिनो कण, एक मिनट बेटा, लाइट भाग गई, थोड़ा कनेक्ट कर लेने दीजिए। एक मिनट आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि लाइट के जाने और आने का समय ऐसा हो चुका है कि जैसे आदमी को हार्ट अटैक हो जाए, उसके आने जाने का समय नहीं मिल पाता, वैसे यहाँ पे लाइट का है। और एक बार हार्ट अटैक लाइट को आए उत्तर प्रदेश में तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लाइट व्यवस्था को यदि आप ध्यान रखोगे, हर 30 मिनट नहीं बेटा, हर 30 सेकंड में इसको हार्ट अटैक आता है और दौरा पड़ता है, ये जाता है फिर आता है, इसको ग्लूकोज पानी देनी पड़ती है, ये व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल में कहाँ पहुंचे थे हम लोग? न्यूट्रिनो एक कण है जो सर्वाधिक बेटा, अब इसका खोज किसने किया था? ले लीजिए, ये भी एक याद आ गया तो बता देते। 1930 में किया गया था, पॉली ने किया था बेटा। कब किया था? पॉली ने किया था, 1930 में पॉली ने किया था। पेन बहुत मोटा हो गया है, देखो एक जन को ये भी बड़ी दिक्कत पड़ गई। पॉली ने किया था बेटा। किसने किया था? पॉली ने किया था। पेन पतला कर लेने दीजिए, पॉली ने किया था। तो पॉली ने क्या किया था? न्यूट्रॉनों का खोज किया था। इसी सवाल में सारा कुछ न्यूट्रॉनो आ गया बेटा, इसी सवाल में फोन आने थे, इसी सवाल में लाइट जानी थी, ये पता नहीं कहाँ से महत्वपूर्ण सवाल आ गया। ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा विद्यमान कौन है? तो यही सबसे ज्यादा विद्यमान है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल, खीरे को काटकर यदि नमक डाल दिया जाए, हाँ कितना मजा आता है। नमक को थोड़ा बढ़ा के डालिएगा। करिका नमक है कि उजरका, अरे ललका है कि करिका? तो निम्न में किसके कारण पानी निकलता है? तो प्रसारण के कारण होता है। ये सवाल लिख लीजिएगा, किसके कारण होता है? प्रसारण के कारण होता है बेटा। ये सवाल बहुत अच्छा है, वैसे पता नहीं रहता अमूमन। तो प्रसारण के कारण, तो प्रसारण क्या होता है? दो, इसका परिभाषा है दो भिन्न बेटा, दो भिन्न सांद्रता, दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बेटा, हाँ वाले घोलों के बीच होने वाली बेटा, बीच होने वाली एक विशेष प्रक्रिया है। इसी को विसरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, यही मुझे समझाना था, नहीं तो इतना समय मैं नहीं लेना। विसरण प्रक्रिया कहा जाता है। अब वो पूछ लेगा पानी निकलने की कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? संवहन कहा जाता है, वो कहा जाता है विकिरण, और विसरण कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया है विसरण प्रक्रिया। खीरे से पानी निकलना, नमक छिड़कने का, विसरण प्रक्रिया और प्रसारण प्रक्रिया। बस। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कहाँ पे है? बहुत अच्छा सवाल, बताइएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? जल्दी करिए। ये क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन को, देखिए आपको कहा भले जाता है कि आप यदि सांस ले रहे हैं केवल ऑक्सीजन लेते हैं, अरे नहीं भैया, आप वायुमंडल में जितने भी गैस विद्यमान है सबके सब लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब अमोनिया, आर्गन, जो भी ले रहे हो सब ले लेते हो बैठ के। ठीक है ना, उसके लेने के पीछे कारण यही होता है कि वहाँ शरीर के अंदर जाता है। बताओ भगवान ने कितना बड़ा फिल्टर लगवाया है कि वहाँ जाने के बाद फिर आप लोग बाहर कर देते हो। तो उसी का नाम है बेटा अल्वियोलाई, यहीं से अलग होता है, इसी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? यदि सवाल का जवाब दे पा रहे हैं तो आपसे बढ़िया जानकार इतिहास का कोई नहीं हो सकता, और खासकर उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मांडी कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? सुने हैं, बताइएगा। मुजफ्फरपुर का नाम यदि आप सुने हैं तो बस समझ लीजिएगा मुजफ्फरपुर ही है, ये मुजफ्फरपुर ही है उत्तर प्रदेश के
पार। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना किया था? तो राजा रणजीत सिंह, राजा दिलीप सिंह, अब राजा ही थे तो आप लोगों को भी पता होगा। इनका नमवा लाहौर में जन्म हुआ था, शायद 1780 या 84 है, डिट्टो क्लियर नहीं है भैया, देख लीजिएगा। चलिए कहाँ पे था? और फिरोजपुर में इन्होंने लिया था बेटा, फिरोजपुर में यह दिया था अदालते ये आला का उपाधि। बताइए क्या है अदालते आला की उपाधि? शुक्रचर्या से इनके पिता थे। इनको एक शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, शेरे पंजाब, हाँ शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेरे पंजाब एक और है, लाला लाजपत राय जी का नाम भी आता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। अदालते आला 25। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? सवाल यहाँ से है और बहुत अच्छा सवाल है। एक बार यदि आप जवाब दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं दे पाए तो हम तो बैठे पड़े हैं आपके जवाब और लेने और देने के लिए। तो बताइए क्या हो जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बेटा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब रखी गई थी, क्यों रखी गई थी, सारा बताइएगा। विलियम नाम है उसका, पता नहीं कौन सा विलियम, अब 2 विलियम का नाम बता दिया, इसको कहता है जोगन्नाथन का हटा दीजिए, वारेन हेस्टिंग का हटा दीजिए, अब विलियम बेंटिंग का भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? विलियम बेंटिंग का। कब हुआ था? तो लिख लीजिएगा 15 जनवरी बेटा, 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। विलियम जोन्स था। यह किस लिए, उद्देश्य क्या था इसका? भारतीय में बेटा, भारत में भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा के लिए, किसके लिए? पाश्चात्य शिक्षा के लिए किया गया था। किसके लिए? पाश्चात्य शिक्षा के लिए। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता पश्चिमी शिक्षा के लिए किया गया था। इसके कई बार नाम बदले जा चुके हैं और यह नाम बदलने के पीछे देखिए, पहले इसका नाम था सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एशियाटिक सोसाइटी स्थापना था इसका, पहले क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी था। 1832 में, क्योंकि बहुत सवाल पूछता है इसलिए मुझे बताने लिए मजबूर हो रहे हैं, तब इसका नाम रखा गया 1932 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब द लगा के बेटा 1832 में इसकी स्थापना कर दिया गया था, ठीक है ना। और फिर इसको बदला गया कब? अब फिर 1936 में इसका नाम बदला गया, 1936 में नाम बदला गया, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा गया। फिर से बोल रहा हूं, एक बार जरूर कान लगा के सुनिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी, ये बात कंफर्म हो गया। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब इसका नाम बदला गया तो वह 1932 था। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब रखा गया वह 1936 का समय था। स्थापना किसने किया था? तो भैया विलियम जोन्स ने किया था। और कहाँ पे किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। यह किस लिए किया गया था? तो उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। बस इससे ज़्यादा यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बताने वाले, क्योंकि ये भी सवाल बहुत अच्छा है। देखिएगा आपका सवाल कट रहा होगा, नो डाउट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से मैं शारदा तक पहुंचा दिया, बस शारदा अधिनियम, नेहरू अधिनियम, साइमन कमीशन। सवाल अब यहाँ से नीचे दिए गुटों को सही उत्तर कम चुनिए, मतलब वो क्रम पूछ रहा है, तो आप क्रम बता दीजिए कब से कब लाया गया था, वो क्रम पूछ रहा है जो आप बताने की कोशिश करें। तो आपको मैं एक एक डेटा बताते चलता हूँ। शारदा कब लाया गया था? तो 1929 गया था। अब आप अपना सवाल में ला लीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 में। साइमन कमीशन 1900। दांडी मार्च यात्रा 1930 में किया गया था। अब सवाल का जवाब देख लीजिए, आप खुद ब खुद चेक कर पा रहे होंगे। ये सब मैं बहुत डेप्थ में नॉलेज दिया हूँ आप लोगों को। यदि नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, यदि आ रहा है तो आपसे बढ़िया कोई नहीं है। 1927 ही सबसे पहले आ जाएगा बेटा, 27 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 28 आएगा, फिर 29। मतलब आपको इस क्रम में बढ़ना है। इस क्रम में पहले 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही है गुरुदेव, इससे बढ़िया आप क्या हो सकता है? कुछ नहीं। अब यहाँ निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? तो इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। 36 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 36 नंबर सवाल के जवाब जल्दी बताइएगा। तो कौन नहीं था? अंबिका चतुर्वेदी नहीं थे बेटा, अंबिका। देखिएगा अब आपको क्या सवाल मिल गया, बहुत बार पूछे जाने वाला। नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। तब मैंने पूछ रहा है 1926 में की गई थी। किसने किया था? तो बस यहाँ से उठा के हर डाल दीजिएगा, भगत सिंह ने किया था। बस इससे ज्यादा यहाँ डाटा याद मत करिए। 1 डाटा, 2 डाटा, 3 डाटा याद तो हो गया। 3 थी, रेशियो भी आपके 3 थी है। अब इससे ज्यादा और भी कुछ जानना हो तो बताइए, अभी धड़ाक से बता देते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छब्बल दास, राजगुरु, यशपाल सिंह, जयपाल सिंह, ये पूरे लोग तो थे ही थे उस समय।
अब बात समझ में आने भगत सिंह। चलिए एक चीज और बता दीजिए सर, जरा खुल रहा है हमारा चार्ट ही जरूर कहें आप। लीजिए बेटा, लिख लीजिएगा मार्च, बस देखिए ना जी बन जाता है क्वेश्चन कैसे। वो पूछेगा कौन से सन में कब किया गया था, तो मार्च 1926 में भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा, उसके मुख्य कौन थे, हमारे देश के कर्णधार क्रांतिकारी नेता में सीने के दिल के अंदर जज्बाती और जज्बों में रहने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छब्बल दास, राज गुरु साहब थे, यशपाल और जयपाल यादव। और इनका नाम लेने के बाद एकदम शरीर के अंदर तरंग उठ जाती है कि वाकई में ये भी किसी माँ के लाल थे। निम्नलिखित में कौन सा 1924 में कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था। इनका नाम ले लेने के बाद तो ऐसी तरंग शरीर के अंदर उछाल मारती है कि इन्होंने इतने छोटे उम्र में इतनी बड़ी करिश्माई रूप काम कर दिया, हमसे एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकलता है। इनके इतिहास पे धिक्कार है, या हमारे पे है, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, या समझा नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर उतनी डेडिकेशन बढ़ नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही। इनके अंदर भी तो एक पागलपन था। कृष्णा के साथ जैसे मीरा लगी हुई थी, वैसे देश के साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छब्बल दास, राजगुरु, यशपाल, जयपाल, ये सब जितने लोग थे, वाकई में क्या जज्बात। चलिए 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। बस आप लोग सुनने में आनंद लेते हैं, करते नहीं हैं। चलिए जल्दी करिए, 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कौन नहीं था, तो आप लोगों को तो पता चल गया कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था। तो भैया एक्का जनी नहीं रहे हैं, M.A. अंसारी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कंटेंट बहुत अच्छा है, जानकारी के लिए थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, बस यहाँ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कानपुर षड्यंत्र केस के बारे में। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो लाला लाजपत राय बहुत अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत अच्छा, सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छा। 1939 का नाम सुनिए तो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक आता है। इन्हीं को लेके तो विवाद 1907 वाले में हो ही जाता है, ठीक है ना। 1900, चलिए आगे बढ़िए। 39 नंबर सवाल के दीजिए। आहा, संविधान आ गए सर जी, संविधानों का सवाल कब छोड़ी लेना, लेकिन आज छोड़े पर ही बेटा, कहें कि आर्टिकल बहुत पेचीदा मामला में उठाया गया है। अब निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक आपातकाल नहीं है, आपातकाल वाला बहुत बढ़िया याद करके बैठते। लगाइएगा सवाल का जवाब दीजिए, बहुत अच्छा चलिएगा, बहुत अच्छा सवाल दीजिएगा। तो उसका आर्टिकल का नंबर है बेटा यही है 267 नंबर है, 267। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, सब आर्टिकल याद करवाए गए होंगे। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया है। तो आप लोगों को यह पता तो होगा, नहीं पता है तो वो 1988 अधिनियम के तहत 1989 में किया गया था, सही है। 98 अधिनियम के तहत कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था। सवाल का जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगा। 18 वर्ष से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पूरा सवाल करेक्ट करवा दिया। उससे पहले 21 वर्ष था और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब किया गया, तो बेटा 1989 में किया गया। कब किया गया, 1989 में किया गया। कौन से अधिनियम के तहत, 1988 के तहत। कब संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत लागू कर दिया। देखिएगा, आपको वोट देने का कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है, यह कंफर्म कर लीजिएगा 100%। राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार राजनीतिक है, कानूनी अधिकार है, ठीक है ना, वोट देने का। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। यही सवाल आप लोगों के जहान में आना चाहिए था और बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए बताइएगा कौन नहीं है और कौन है। ग्रेनाइट तो है, मोटोसेटार एंगुला, मोटोसेराट ये भी है, ये भी है, ये भी है। मंडिरा नहीं है, मंडिरा नहीं है। तो चलिए इसका नाम आप लोगों को बड़ा कठिन होगा। इसका मंडिरा की राजधानी का नाम बता देते तो पता चल जाता, लेकिन लिख लीजिए, बता देंगे। फुंचल था ना, फुंचल, हाँ यही है, फुंचल है। इसकी राजधानी का नाम फुंचल है बेटा। इसकी राजधानी का नाम क्या है, फुंचल है। ये दोनों क्या नाम है, ग्रेनाइट, हाँ ये तो आपको बता ही दिया। ग्रेनाइट और मोन्टेरा ये पुर्तगालियों का था बेटा, ये पुर्तगालियों का था दोनों, लेकिन ये पुर्तगालियों का था, लेकिन ये दोनों पाया जाता है। बस इससे ज्यादा यहाँ बताएंगे तो समय ही बर्बाद करना। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोक का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पे तो एक चीज है, डिफरेंट है, एक यूरोपीय देश की बात कर रहा है, एक दक्षिणी अफ्रीका की बात कर रहा है। तो कोक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चॉकलेट जिसका बनाया जाता है बेटा, यदि इसका कोक पाउडर आप खाने लगे तो दुनिया का सबसे ज्यादा मस्त है दिमाग के लिए। आप कोक का पाउडर खरीदेंगे शायद 100 ग्राम या 150 ग्राम आपको मिलेगा 400 रुपए का। और आज आप कोक पाउडर का खासियत जरूर सर्च करिएगा, पूरा नहीं बता पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये लताविया हो जाएगा बेटा, लताविया लुथानिया फिनलैंड नॉर्वे स्विट्जरलैंड वो यूरोप का है, और यह घाना कैमरून आइवरी कोस्ट ये सब कहाँ के हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका। कोक सबसे ज्यादा इधर ही होता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गजब सवाल है सर, ये तो पूरा नदिया दे। हुंडा प्रपात कहाँ पे है, चचई है, धुआंधार है, बूढ़ा घाघा प्रताप किस नदी पर है। तो बताइएगा इसमें कौन सही नहीं है। यदि बता पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो बूढ़ा घाघा प्रपात बेटा, तो यह किस नदी पे है, बूढ़ा नदी पे है, बस यही सही है और इसके अंदर कुछ भी नहीं सही है और सब के सब सही है। बस यही मजाक कर रहा था। आगे बढ़ते हैं आगे सवाल पे। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। इस सवाल के जवाब दीजिए। गंगा की बेसिन की नदी नहीं है, तो जल्दी बताइए किसका हिस्सा नहीं है बेटा, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। गुड शाबाश गुड शाबाश गुड शाबाश, जल्दी करते रहिए तो मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जल्दी करिए। जोंग नदी नहीं है बेटा, ये महानदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। किस नदी का नाम, महानदी का नाम सुना होगा बेटा, महानदी। और महानदी में ही जाकर ये कहाँ मिलती है, तो रायपुर में जाके मिलती है, रायपुर में। और तो सभी भारतीय गंगा की हैं, तो यही बेसिन नदी नहीं है। आगे बढ़िएगा। नोबी कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नोबी कांतो, तो बताइएगा नोबी कांतो किस देश में स्थित है। नोबी कांतो बेटा, नोबी कांतो, जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलते चलिएगा जिससे हमें लगाने में आसानी हो जाए। यह मैदान है किसी क्षेत्र का, यहाँ पे नदी का जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा आती है, ठीक है ना। यह समझ लीजिए कि सबसे व्यापक व्यापक तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के बारे में आपको पता ही होगा, यह सबसे व्यापक तराई क्षेत्र है और यह हुन्स में है बेटा। कहाँ पे है, हुन्सु द्वीप का नाम सुने, हुन्स द्वीप में है और यह जापान में है। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए। लेकिन आप लोग प्लीज फीडबैक देना मत भूला करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जितने सीरीज चल रहे हैं उन सीरीजों का पूरा जीवन में आनंद लेते रहिएगा। सवाल लगाते लगाते आपको खुद पता चल जा रहा है कि पेस्ट कॉपी होना शुरू हो गए हैं सवाल। 2-1 महीना मुझे पढ़ा लेने दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ सवाल पेस्ट कॉपी होना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट अलग अलग है इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं तो और भी सब्जेक्ट को देखिएगा पेस्ट कॉपी। करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा चुका है, उसको ले लीजिएगा। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय।